हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ये थर्ड वीडियो है मेरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो आज आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली दो वीडियो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। आज ये पार्ट 3 है, यानी थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या है डेफिनेशन। ओम्स लॉ: पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर किसी वायर को बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए मैं समझाता हूँ। मतलब कि अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है, यानी कोई वायर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर, मतलब कि एक मेटेलिक कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। मतलब कि उस सर्किट में जितना करंट पास कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है हमारा, कि जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए कांस्टेंट। तो डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग सिंपल में देखते हैं जल्दी से। तो एक मिनट, इसको सिंपल में देखते हैं जल्दी से। तो ओम्स लॉ सिंपल में यही कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है आई। ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसी को उतना बड़ा चला के लेकर गया था, जिसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस पर्सनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो आर है इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये कांस्टेंट फॉर ए मेटल, किसी एक मेटल के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये मेटल टू मेटल वेरी करता है, मतलब कि अगर हम मेटल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर मेटल चेंज नहीं करेंगे तो वो मेटल कहीं भी रहे उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है। टेम्परेचर भी सेम रखना पड़ेगा, उसकी बातें अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जनरली रेजिस्टेंस मेटल का वो प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेजिस्टेंस मेटल का वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करता है। तो यानी रेजिस्टेंस तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है उसको ये रोक रहा है। तो एक तरह से ये अच्छा है भी, एक तरह से नहीं भी है। जैसे कि रेजिस्टेंस का बहुत बहुत ऐसे हमारे डिवाइसेस हैं जिसमें बहुत यूज़फुल है रेजिस्टेंस, और बहुत ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत यूज़फुल नहीं है। तो जो रेजिस्टेंस होता है इसका ऐसा यूनिट होता है इज ओम, OHM। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है ओम। ठीक है। तो एक ओम कितना होता है, जब एक ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये ऐसे आया, इसको मैं बता देता हूँ। पिछले फार्मूला में हम लोग ने देखा था कि जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और फिर उसके बाद प्रोपोर्शन हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रखा था जिसको रेजिस्टेंस बोले थे। तो V इक्वल टू RI या IR। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे V/I, और यहीं से ये चीज़ आया है। यानी अगर हम एक ओम रेजिस्टेंस देखेंगे तो हमें एक ओम क्या, 1 वोल्ट क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, और एक क्या चाहिए, करंट चाहिए। ठीक है, 1 एम्पियर करंट चाहिए। तो ये यहाँ पे इसको मैंने दिखाया। तो एक ओम रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो एक ओम रेजिस्टेंस कब होगा किसी वायर में या किसी डिवाइस में या किसी कंडक्टर में, एक ओम रेजिस्टेंस कब क्रिएट होगा। तो एक ओम रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमारा जो वोल्टेज है, यानी 1 ओम रेजिस्टेंस is created when velocity, velocity नहीं, voltage is 1 volt and current is 1 ampere।
या इसको 1A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी जब किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट वोल्टेज रहे और 1 एम्पियर करंट रहे तो उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया। तो आगे देखते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। तो रियोस्टेट, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टेट बेसिकली होता क्या है, तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है, तो जिस इट इज़ ए कंपोनेंट used to regulate the current without changing the source of voltage। यानी सिंपल में समझे तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो करता क्या है कि करंट को चेंज कर देता है, मतलब कि करंट को रेगुलेट करता है या चेंज करता है, इसको हम रेगुलेट बोले या चेंज बोले। तो ये करता क्या है कि करंट को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, यानी बिना वोल्टेज चेंज किए ये करंट को चेंज कर देता है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या किन। तो आगे हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जब टेम्परेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जब रेजिस्टेंस अगर यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यही हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, यानी कोई वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, यानी कितना मोटा है बेसिकली। तो जैसे कि अगर तार जो है वो ज़्यादा मोटा होगा तो रेजिस्टेंस है उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे देखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही कम होगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये जो लेंथ है या ये क्रॉस सेक्शन है, ये टेम्परेचर है, ये सब वायर के बारे में बात हो रहा है, या वायर या कोई कंडक्टर है उसके बारे में, ठीक है। ये जो लेंथ है ये किसी कंडक्टर का लेंथ हो सकता है या किसी वायर का लेंथ हो सकता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर भी है, ये जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ मेटल के। नेचर ऑफ मेटल को हम आगे पढ़ेंगे, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो होता है बेसिकली ये एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो यानी रेजिस्टिविटी जो होता है वो हर एक मेटल का अलग अलग होता है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब कि जैसा मेटल का नेचर होगा वैसा उसका रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है। यानी जैसे कि कोई मेटल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, कोई मेटल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। तो इन सब में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और जैसे कि एक और वायर्स हो गया, जैसे टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, तो इन सब में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इन सब का यूज जो है क्या बल्ब में होता है, बल्ब में टंगस्टन वायर का यूज़ होता है, ठीक है। और जो एलुमिनियम है, एलुमिनियम ये सब का वायर, इस सब का यूज़ होता है वायर मेकिंग में, ठीक है। वायर वूड बनाने में, वायर तार बनाने में एलुमिनियम का होता है यूज़, कॉपर का होता है। कॉपर और अच्छा है। अगर हम सिल्वर का वायर बना दें तो वो और अच्छा है, क्योंकि सिल्वर जो है वो उसमें और भी कम रेजिस्टेंस होता है, एकदम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। गोल्ड में भी होता है, गोल्ड में भी बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम वायर जो है वो एलुमिनियम या कॉपर का बनाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में
लगभग इतना ही है। अब हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस को 2-3 रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं सीरीज़ में, ये सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।